नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 2 महीने में मुख्यमंत्री ने 18 मंडलों की 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इन दौरों के दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों से जमीनी स्तर का फीडबैक भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित भी किया और साथ में उन्होंने कहा कि लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों को ये दिशा निर्देश जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। साथ ही जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन से क्षेत्रीय समस्याओं और विकास कार्यों की जानकारी भी ली गई। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार विकास योजनाओं को तेजी से पूरा कर जनता तक उनका लाभ पहुंचाने पर जोर दे रही है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सभाओं में जा करके वहां पर जनसभाएं की और विकास कार्यों का जायजा लिया। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने 2 महीने के अंदर करीब 100 से ज़्यादा विधानसभाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्य को लेकर के विधानसभाओं का दौरा करके वहां पर अधिकारियों से भी विकास की राह को किस तरह से और मजबूत बनाया जाए उसका भी हाल लेते रहे हैं। अब देखना ये होगा 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है और जनता उन पे कितना भरोसा जताती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यूपी ITS वैश्विक ब्रांडिंग और निवेश का बड़ा मंच बनेगा। इस बार की थीम यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स रखी गई है। आयोजन में 85 देशों के 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, 2400 से ज्यादा प्रदर्शक और 6 लाख से अधिक आगंतुकों के शामिल होने का अनुमान है। 4000 से अधिक AMU और 3200 करोड़ के समझौते का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, ODOP, MSME और रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि समेत कई क्षेत्रों का प्रदर्शन जो है इस दौरान किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, पेपर लीक मामले को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सरकार की कार्रवाई और पार्टी के रुख पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं वंदे मातरम बिल को लेकर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी। पंकज चौधरी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। एंटी पेपर लीक बिल पास होना देश के हमारे लाखों छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और उसमें प्रावधान भी किया गया है कि 5 साल से 10 साल तक की जेल भी होगी और 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा। लेकिन मुझे बहुत कहने में प्रसन्नता हो रही कि मोदी सरकार के इस कदम से साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री जी युवाओं के भविष्य के लिए कितने चिंतित हैं। लेकिन वहीं पर साथ में अगर देखें कि संसद के अंदर जब इतनी जरूरी कानून पास हो रहा था उस समय विपक्ष वॉकआउट करके बाहर चला गया। ये दर्शाता है कि छात्रों के भविष्य के लिए चिंतित नहीं है बल्कि अपनी राजनीति के लिए चिंतित है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या में संतों ने सांसद पप्पू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें, महामंडलेश्वर विष्णुदास, हनुमानगढ़ी के राजू दास और रमादल ट्रस्ट के कलके राम सहित कई संतों ने मामले पर अपनी बात रखी। संतों ने पप्पू यादव के बयान की आलोचना करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की बात कही है। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिला है संसद भवन में माननीय सांसद के द्वारा, क्या डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में इस प्रकार से सनातन का अपमान माननीय सांसद करेंगे? राहुल गांधी हंस रहे थे, चंदा डाल रहे थे। अब बताओ, जो पेरोल पर है पप्पू यादव, चोर, खुद महाघटिया, वो साधु बनकर इस प्रकार से कुकृत्य कर रहा है। राम मंदिर परिसर में
रुपए गिनने के मामले को लेकर कुछ कर्मचारियों के द्वारा अव्यवस्था की गई। जिस प्रकार एक अग्निवेश धारण कर, जिसे लोग भगवा कहते हैं, भगवा एक रंग नहीं है, भगवा सनातन धर्म में अग्निवेश है। इसको बहुरूपीय जब धारण कर लेते हैं तो वो स्वयं का राम नाम सत्य कर लेते हैं। ये उसी का सूचक है। राम नाम सत्य होने का जब समय आ जाता है तो व्यक्ति ऐसे ही आडंबर धारण करता है जो उसने पूरे जीवन में न तो किए न उसकी कल्पना की। ये जिहादी हैं, ये कट्टरपंथी। हिंदुस्तान में जगह मिला है तो दिल्ली में जंतर मंतर पर पथराव कर रहे पुलिसों पर ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि कट्टरपंथी जिहादी ये बताइए केक खा रहे हैं, ये विदेशों से भोजन के लिए सामान मंगा रहे हैं। इससे तो साबित हो रहा है कि देश के गद्दार हैं ऐसे लोग, देश के दुश्मन हैं ऐसे लोग, हमारे पुलिस प्रशासन पर लाठी मारते हैं, पथराव करते हैं। ये बहुत निंदनीय है, बहुत करना। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर वॉर तेज हो गया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर समर्थकों की ओर से लगाए गए पोस्टरों में कई राजनीतिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। पोस्टरों में चंदा चोरी और आरक्षण जैसे विषयों का उल्लेख किया गया। वहीं एक अन्य पोस्टर में वर्ष 2027 में अखिलेश राज और 2029 में डिंपल को लेकर राजनीतिक संदेश दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। 2027 का चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से पोस्टर वार की जंग देखने को मिल रही है। मेरी मौजूदगी इस समय सपा कार्यालय के बाहर है। यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी के एक राम सुंदर यादव के द्वारा पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है, चंदा चोरी से नहीं चला जिनका घर, कर रहे हैं अब आरक्षण पर प्रश्न उत्तर। चंदा चोरी से जिनका नहीं भरा मन, अब आरक्षण पर कर रहे हैं मन मापक अपनापन। तो कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें लिखा है 27 में अखिलेश का राज और 29 में डिंपल का ताज। ये पोस्टर लगाने वाले हल्लू राम सुंदर यादव हैं जो विधानसभा पट्टी से प्रतापगढ़ से आते। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर वार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका पोस्टर का जवाब बीजेपी किस तरह से देती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजधानी में 2027 का चुनाव आते ही पोस्टर वार की जंग शुरू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट हरी साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने संसद के दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक विधेयक पारित होने पर केंद्र सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा यह छात्रों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है और अब पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा ने। चलिए आपको सुनवाते हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है, छात्रों के लिए बड़ा कदम है केंद्र सरकार की तरफ। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि जो परीक्षाओं में पेपर्स लीक हो रहे हैं, जो उसमें दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हमारे देश के स्टूडेंट्स की आ रही हैं, उसमें देश पूरी तरीके से, पार्टी, सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णतः उसमें गंभीर हैं, अति गंभीर हैं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में लोकसभा में कम ऐसे मौके आए होंगे कि एजुकेशन में कोई खामी न रह जाए। बच्चों के साथ, मेधावी बच्चों के साथ जो तैयारी करते हैं इतनी मेहनत से, उनके साथ कोई इस तरह की समस्याएं कभी जीवन में उत्पन्न न हो, इसके लिए इतने कड़े कदम मैं समझता हूं कि एक अपवाद है कभी देश में इस तरीके से लोकसभा में लाया गया। तो इससे आप महसूस कर सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी कितना इसके प्रति गंभीर हैं, कितना संवेदनशील हैं। मैं समझता हूं कि इस कानून के पार्लियामेंट में पास होने के बाद देश में शायद ही ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति करने का कोई साहस कर पाए। और केवल यहीं तक नहीं, अभी तो सरकार इस पे देखेगी कि कोई कमी आने ही ना पाए परीक्षा में। ये तो एक कानून है कि अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी, लेकिन इसके अतिरिक्त अभी सरकार इसको देखेगी कहाँ किन खामियों के कारण लोगों ने इस तरीके की दिक्कतें पैदा की थी और लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया था। वो कोई फ़ायदा उठाने का कोई चीज़ उनको स्थान नहीं दिया जाएगा। सर, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश के गृह मंत्री पर कि जो छात्रों के साथ बर्बरता उसे मुख्य आरोपी अमित शाह जी हैं। देखिए, राहुल जी की बात को अब देश गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें तुलना करना चाहिए एक उस राष्ट्रवादी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके चरित्र से, उनके जीवन के।
आदरणीय अमित शाह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश में 60 साल के नक्सलवाद, आंतरिक युद्ध, आतंकवाद को समूल से भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न केवल नष्ट करने का संकल्प लिया बल्कि इस देश को दिखाने का काम किया। क्या हालात थे, कभी ट्रेनों में बम विस्फोट होता था, कभी बाइक में बम विस्फोट होता था, कभी कार में बम विस्फोट होता था, ट्रेन बस में यात्रा करने वाले लोग किस तरीके से अपने घर पहुँचते थे और किस तरीके से वो महसूस करते थे हमारा जीवन आज सुरक्षित है, मैं घर पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। इन सारी चीज़ों को एक चुनौती के रूप में लेकर के भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इसे दूर करने का काम किया। तो कहाँ अमित शाह जी जिनका पूरा इतिहास देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति कर्तव्य, देश के लोगों के लिए 18 घंटे काम करने का है। एक तरफ वो लोग जो महीने में 15 दिन विदेश में रहते हों, वो भारत के गृह मंत्री जी के ऊपर क्या उंगली उठाएंगे। मैं समझता हूं कि लोगों को आसमान की तरफ मुंह करके कोई ऐसी काम नहीं करना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने के अंदर करीब 100 से ज़्यादा विधानसभाओं का दौरा किया, जा करके वहाँ की जनता से मिले, रोजगार के बारे में जाना, उस कदम को किस तरह से? नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे लगातार इतने परिश्रमी, इतने संघर्षशील और इतना जनता के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं जो कहीं ना कहीं आज पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर गर्व करती है। लगातार वो जनता के बीच में रहते हैं, जिलों के बीच में रहते हैं, सरकार की विकास योजनाओं की जहां वो समीक्षा भी करते हैं, उस पर गति देने का काम करते हैं। वहीं पारदर्शिता और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कैसे न्याय और सरकार की योजनाएं पहुंचे, इस पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते रहते हैं। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव अगले महीने से रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, इसको बीजेपी किस तरह से देखें? नहीं, उनके दल के किसी कार्य को, किसी राजनीतिक दल के किसी कार्य को हमसे कोई मतलब नहीं, वो उनका अपना काम है, उनके दल का काम है। धन्यवाद सर। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी। वीडियो के साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। धनीपुर में बनने वाली मस्जिद के प्लान में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें, अयोध्या लखनऊ हाईवे के सोहावल क्षेत्र में प्रस्तावित इस मस्जिद को अपने पहले तय किए गए भव्य स्वरूप में नहीं बनाया जाएगा। फंड की कमी के चलते अब कम लागत में सिर्फ मस्जिद के निर्माण पर फोकस किया जाएगा। पहले करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से मस्जिद के साथ अस्पताल, म्यूजियम और कम्युनिटी किचन बनाने की योजना थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद आजम कादरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चंदे की कमी और प्रशासनिक मंजूरियों में देरी के कारण इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद धनीपुर गांव में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, जहां एक बड़े सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र का प्रस्ताव रखा गया था। नए प्लान के मुताबिक अब पहले चरण में सिर्फ मस्जिद का निर्माण किया जाएगा, जिससे करीब 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, ट्रस्ट का कहना है कि फंड उपलब्ध होने पर बाकी परियोजना पर भी काम शुरू किया जाएगा। पूरा मामला ये है कि मस्जिद का भव्यता देखते हुए और हम लोगों ने मस्जिद और कम्युनिटी किचन, लाइब्रेरी, इन सब चीज़ों को बनाने का कोशिश की गई थी। जो फंड की कमी की वजह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें न बन पा करके एक मस्जिद तक ही सीमित रह जा रही है। अगर फंड की आगे व्यवस्था हो जाएगी तो बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द नक्शा पास हो जाएगा और नक्शा पास होने में हमको अगर देरी नहीं है तो तुरंत मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें कई चीज़ें थी। मस्जिद के साथ साथ म्यूजियम, कम्युनिटी किचन और लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ों को बनानी थी। अब उन पैसे के अभाव में उन सारी चीज़ों को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ज़मीन जो आवंटित की गई थी वो मस्जिद के लिए की गई थी, तो सबसे पहले उस पर मस्जिद बनना है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सावन और कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज हैं और इसी बीच जौनपुर के शाहगंज से बीजेपी विधायक रमेश सिंह ने प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। विधायक के मुताबिक कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी संबंधित विभागों को पहले ही आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। रमेश सिंह ने 2017 से पहले और वर्तमान सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए दावा किया कि पहले कांवड़ियों पर लाठीचार्ज होता था, जबकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिव भक्तों का सम्मान किया जाता है और उन पर पुष्प वर्षा की परंपरा निभाई जा रही है। सुनिए विधायक रमेश सिंह ने क्या कुछ कहा। पूरी तैयारी हो गई होगी। आपने देखा होगा कि विगत 9.5 सालों में
कावड़ यात्रा 2017 के बाद जितने भी हमारे कावड़िए भाई जा रहे हैं जल लेके चढ़ाने के लिए, उनका पूरी सुरक्षा, उनके अच्छे भोजन पानी की व्यवस्था और हर एक जगह जो पहले आपने देखा होगा 2017 के पहले कावड़ियों के ऊपर जो लाठीचार्ज होती थी, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करने का काम किया जाता था, लोगों को आपस में धर्म के नाम पे लड़ाकर लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको 2017 के बाद से जब से परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, आपने देखा होगा कि सारे जितने भी हमारे हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार होते हैं, हर एक त्यौहार में जहाँ पहले कोई ना कोई घटना दुर्घटना हो जाया करती थी, 2017 के बाद से आपने नहीं देखा होगा कि कहीं भी घटनाएं हो रही। और ख़ास करके जो हमारे कावड़ भाई हैं, उनकी सुरक्षा और उनके श्रद्धा में कोई व्यवधान ना बढ़े, इसके लिए निरंतर सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के हम लोग निवासी हैं। ये हमारी जन्मभूमि, हमारी पैतृक भूमि है और हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभी कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई समस्या कहीं ना हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोरखपुर पुलिस ने जिला अस्पताल से 28 जुलाई की रात लापता हुई 10 साल की बच्ची की हत्या मामले में डायल 112 में तैनात रहे सिपाही अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। 200 सीसीटीवी कैमरों की जांच और बाइक नंबर ट्रेस कर पुलिस ने गाजीपुर निवासी आरोपी को पकड़ा है। उसकी निशानदेही पर चिहुटाहा पुल के पास नदी से बच्ची की लाश बरामद हुई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। देखिए हमारे संवाददाता अजित यादव की ये खास रिपोर्ट। तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है और बच्ची द्वारा रजिस्टर करने के क्रम में बल प्रयोग में इस प्रकार का घटना कारित होना प्रतीत पाया जा रहा है और बाकी सारी चीजें अग्रिम विवेचना से स्पष्ट हो जाएंगी। पुलिस द्वारा इसमें इस पूरे मामले की गंभीरता और जो अभियुक्त है उसके कृत्य को देखते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से विवेचना का निस्तारण और कठोरतम कार्रवाई की पैरवी की जाएगी। इसमें इसकी बर्खास्तगी के लिए आज तत्काल फाइल मूव की जा रही है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को तत्काल विभाग से बर्खास्त करते हुए और साथ में इसमें आवश्यकता अनुसार एनएसए की कार्रवाई को भी अमल में लाया। गोरखपुर में 10 वर्षीय बच्ची का जो है अपहरण, उसके बाद उसके साथ दंडगी और हत्या के बाद जो है गोरखपुर में इसको लेकर काफी चर्चा है। बात करें तो इसी जिला अस्पताल में जो है 10 वर्षीय बच्ची जो है अपनी बड़ी बहन को खाना देने आई थी। खाना देकर वह 30 तारीख को यहाँ से वापस लौट रही थी। लौटने के दौरान जो है जिला अस्पताल के गेट के बाहर से बच्ची जो है गायब हो जाती है। परिजन जो है इसकी शिकायत जो है कोतवाली थाना क्षेत्र में करते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत मिलने के बाद जो है पुलिस जो है बच्ची की तलाश जो है शुरू कर देती है और लगभग 24 घंटे बीतने के बाद भी बच्ची का जब पता नहीं चलता है, फिर परिजन जो है इसकी तलाश के लिए पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस फिर से एक बार बच्ची को ढूंढना शुरू कर देती है और जिला अस्पताल के बाहर जो है एक सीसीटीवी में जो है बच्ची का जो है किसी गाड़ी पे बैठने का जो है फुटेज मिलता है। फुटेज के आधार पर जो है बच्ची को जो है पुलिस आगे ढूंढती है तो लगभग 234 सीसीटीवी खंगालती है और बच्ची का लोकेशन आगे जो है चिलुआताल थाना क्षेत्र के आगे कहीं मिलता है। फिर उसके बाद पुलिस जो है चिलुआताल थाना क्षेत्र के जो है चिहुटाहा के पुल के पास पहुंचती है। झाड़ियों में जो है बच्ची का तलाश करती है। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे तक वहां तलाश करने के बाद बच्ची का शव नहीं मिलता है, तो बच्ची नहीं मिलती है। तो उसके बाद जो है बच्ची का शव के मिलने की सूचना पास में ही नदी के किनारे मिलती है। तो वहां पे मौके पर जाकर जब पुलिस देखती है तो जो जिला अस्पताल से बच्ची गायब हुई थी उसी बच्ची का शव रहता है। तो शव को पुलिस जो है कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। उसके बाद जो है जिला अस्पताल के बाहर जो है सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की जो तलाश शुरू हो जाती है। आरोपी की पहचान जो होती है डायल 100 के जो है 112 पर जो है आरोपी अभिषेक यादव के रूप में होती है। पुलिस जो है आरोपी को पकड़कर पूछताछ कड़ाई से करती है तो वो सारी बातें जो है स्वीकार करता है। उसके बाद पुलिस जो है इसी जिला अस्पताल में आरोपी को लेकर आती है उसके स्वास्थ्य के परीक्षण को लेकर, जहां पर डॉक्टर नर्स और जो है यहाँ आसपास के लोग जो है उसके ऊपर जो है इतने मतलब क्रोधित थे कि लोग जो है उसको दौड़ाकर मारने पीटने लगे। तो पुलिस जो है किसी तरह बचाकर उसको आगे ले गई।
और पुलिस जो है आगे अंतिम कार्रवाई करते हुए उसको जो है आगे कार्रवाई की गई और उसको पुलिस ने जेल भेज दिया। तो इस तरह से जो है बच्चे के साथ हुई दुर्घटना को लेकर निर्दयता को लेकर जो है दंडगी जो है इसको लेकर लोगों में काफी रोष है और काफी रोष है। तो गोरखपुर से इंडिया वॉइस के लिए अजित यादव। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।